नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। डार्विन से मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में क्या सीखा। हम लोग 4th चैप्टर पे हैं जिसका नाम है पेरिल्स ऑफ पावलोवियन। जब हम किसी चीज़ को इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं बताता। किसी कंपनी का शेयर मार्केट में रेट ऊपर उठ रहा है, नीचे उठ रहा है, तुरंत किसी वजह से अगर उठ रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे हो रहा है, वो चीज़ उस कंपनी के बारे में सही नॉलेज नहीं देता। अच्छी कंपनी के ख़राब रेट भी हो सकते हैं और ख़राब कंपनी के बहुत अच्छा रेट भी हो सकता है। वही आज आप सीखेंगे, सुनेंगे कैसे एक बहुत ख़राब कंपनी का बहुत अच्छा रेट था, बाद में बहुत बड़ा नुकसान हुआ लोगों को। आज 3rd पॉइंट है प्रॉक्सिमेट कॉज का। ये 2 कॉजेज़ हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक प्रॉक्सिमेट कॉज और एक डिस्टेंट कॉज या अल्टीमेट कॉज। डिस्टेंट मतलब दूर का, या अल्टीमेट दूर का। डिस्टेंट अल्टीमेट कॉज आपको खोजना है किसी कंपनी में कि ये कंपनी अच्छी क्यों है, ये इतना अच्छा प्रोडक्ट क्यों बना रही है। इसके यहाँ जैसे मैंने पढ़ा है, कहीं आर्टिकल आया था, पेज इंडस्ट्रीज़ में उनका मैनेजमेंट, लोग अच्छे नहीं हैं, उनका मैनेजमेंट करने का तरीका भी बहुत अलग है, इसलिए पिछले कई सालों से उनके यहाँ कोई स्ट्राइक नहीं हुआ है। नहीं तो बहुत बार लेबर्स जो होते हैं स्ट्राइक करते हैं, वो बहुत समझदारी से उन्होंने बचा के रखा है। तो आपको अल्टीमेट कॉज खोजना है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉक्सिमेट कॉज से बचना भी है। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है प्रॉक्सिमेट थीमेटिक कॉज। हमारे यहाँ जो मन्नत है, CA कर रहा है, वो अक्सर थीमेटिक इन्वेस्टमेंट करता है। तो क्या है थीमेटिक कॉज? एट द एंड ऑफ एनस हॉरिबेलिस 2020 आई रियलाइज्ड आई वॉज रॉन्ग बाई 6 बिलियन। जब ये भयानक साल 2020 ख़त्म हुआ कोविड के बाद, ऑथर कह रहे हैं मुझे समझ में आया कि मैं $6 बिलियन से गलत था। मेरे हिसाब किताब में $6 बिलियन से देखा जाए तो मैं भी जब लखनऊ में वो प्लॉट लिया तो ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए से गलत था। उसके बाद जब बड़ी मम्मी ने जाकर MBA किया तो वो 11 लाख प्लस अगर साल के 20 लाख जोड़ दीजिए तो 31 लाख से गलत थी। तो ये आदमी कह रहा है मैं $6 बिलियन से गलत था। इन अर्ली सितंबर 2020 निकोला वॉज अ स्टॉक मार्केट डार्लिंग। सितंबर 2020 में शुरुआत में निकोला नाम की कंपनी थी जो स्टॉक मार्केट की डार्लिंग थी, सब उसको बहुत पसंद करते थे। द स्टार्टअप हैड लिस्टेड बेयरली अ ईयर अर्लियर एट अ वैल्यूएशन ऑफ 4 बिलियन। ये स्टार्टअप जब लिस्ट हुआ था स्टॉक मार्केट में तो मुश्किल से उसकी वैल्यूएशन थी $4 बिलियन। इट्स वैल्यू हैड सिंस क्वांटिपल्ड टू ऑलमोस्ट 20 बिलियन, और उसके बाद से 5 गुना हो गया था, $20 बिलियन हो गया था। लेड बाय इट्स charismatic founder Trevor Milton, who was often compared to Elon Musk, Nikola was planning to develop trucks powered by hydrogen fuel cells and batteries. इसके फाउंडर को, ट्रेवर मिल्टन को, इलॉन मस्क से कंपेयर किया जाता था और उनका प्लान ये था कि वो सेमी ट्रक्स बनाएंगे जो हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर चलेगा, बैटरीज के ऊपर चलेगा। It had just announced a partnership with GM wherein the Detroit giant would get an 11% stake for $2 billion in return for contract to engineer and build Nikola semi-truck. और ये भी सुनने में आया कि इनका एक मर्जर होने वाला है, पार्टनरशिप होने वाला है GM के साथ, जहाँ पर GM इनसे 11% स्टेक खरीदेगा $2 बिलियन में और इनसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ट्रक्स बना करके इनको सप्लाई करेगा। September 10, 2020, a reputed investment fund and short seller called Hindenburg Research published a scathing report titled Nikola, How to Parlay an Ocean of Lies into a Partnership with the Largest Auto OEM in America. इनके पीछे पड़ गया हिंडनबर्ग रिसर्च, जो बेचारे अडानी के पीछे पड़ा है और यहाँ पर सेबी के पीछे पड़ा हुआ है। सितंबर 10, 2020 में उसने एक, जो खुद एक इन्वेस्टमेंट फंड भी है और शॉर्ट सेलर है, उसने रिसर्च पब्लिश किया, बहुत ख़राब चीज़ लिखी इनके बारे में कि किस तरह से निकोला एक बहुत झूठ पब्लिश कर रहा है, लिख रहा है, फ्रेम कर रहा है
और अमेरिका के इतने बड़े जीएम के साथ मिलकर के दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द रिपोर्ट स्टेट्स दैट निकोला वॉज एन इंट्रिकेट फ्रॉड बिल्ट ऑन डजन्स ऑफ लाइज ओवर द कोर्स ऑफ इट्स फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ट्रेवर मिल्टन्स करियर। जो सबसे पहली लाइन थी उनके आर्टिकल में वो ये थी कि निकोला नाम की जो कंपनी है वो बेसिकली एक फ्रॉड है जो इसके फाउंडर और चेयरमैन ट्रेवर मिल्टन के ढेर सारे झूठों के ऊपर बनाया गया है। वो बहुत झूठे आदमी हैं। इन 2017 टू प्रूव दैट इट्स टेक्नोलॉजी वर्कड, निकोला शेयर्ड a video titled Nikola One in Motion which showed its prototype semi truck speeding along a road। ये चीज़ दिखाने के लिए 2017 में निकोला ने एक वीडियो बनाया जिसमें वो दिखा रहे, उसका नाम था निकोला वन इन मोशन, और एक सेमी ट्रक बना करके वो दिखा रहे थे रोड पर चल रहा है। उनकी टेक्नोलॉजी काम करती है। हाँ, कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और सब रेवोल्यूशन कर देगी मार्केट में। हिंडनबर्ग claimed that the company had simply towed an ordinary truck on the top of a hill in a remote area and had filmed it rolling down the hill। उन्होंने कहा ये जो वीडियो बना है हिंडनबर्ग के हिसाब से, उन्होंने एक ऐसे ही कोई ट्रक को खींचकर पहाड़ी के ऊपर लेकर गए और वहाँ से नीचे छोड़ दिया था, रोल कर रही थी, इसी को उन्होंने झूठ मूठ का दिखा दिया। आफ्टर रिपोर्ट वॉज पब्लिश, निकोला फेल्ट कंपेल्ड टू एक्नॉलेज दिस फैक्ट बाई स्टेटिंग Nikola never stated its truck was driving under its own propulsion in the video. What? What else was speeding truck supposed to show? The road? जब ये रिपोर्ट आई तब निकोला बेचारे को मजबूरी में सबको बताना पड़ा, अरे रे हम बताना भूल गए कि जो हमारी ट्रक है ना वो अपने इंजन से नहीं चल रही थी। तो भैया तुम्हारे इंजन से नहीं चल रही थी तो दिखा क्या रहे हो? रोड दिखा रहे हो तुम? रोड पर चल रही है। द रेवलेशन ऑफ दिस बेयर फेस्ड लाई was just the start of the lengthy report। और ये तो उस बड़े से रिपोर्ट की केवल शुरुआत थी। हिंडनबर्ग्स रिसर्च unearthed several more problems। उनकी रिसर्च ने, हिंडनबर्ग की रिसर्च ने ढेर सारी प्रॉब्लम्स को और खोल के दिखाया। निकोला डिड नॉट हैव अ बैटरी टेक्नोलॉजी डिस्पाइट मिल्टन्स क्लेम टू द कॉन्ट्ररी। उन्होंने बताया कि इनके पास बैटरी टेक्नोलॉजी है ही नहीं, जबकि मिल्टन बताते थे हमारे पास है। इट डिड नॉट प्रोसेस हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक्सपर्टाइज। उनके पास जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक्सपर्टाइज बोल रहे थे वो भी इनके पास नहीं था। मिल्टन हैड अ हिस्ट्री ऑफ टेकिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर्स एंड देन क्लेमिंग इट एज हिज ओन। मिल्टन की आदत थी कि दूसरों से टेक्नोलॉजी लेकर के वो बोलते थे मेरी खुद की है। मिल्टन ऑल्सो हैड अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ट्रबल्ड पार्टनरशिप विथ दैट एंडेड फेलियर, लॉ सूट्स एंड recriminations and off-grid and used 3.5 crimination, and Milton had claimed that Nikola's corporate headquarters were completely off-grid and used 3.5 megawatt solar panels, though no headquarters existed। इसके अलावा एक बहुत बड़ा झूठ मिल्टन ने दिखाया कि किस तरह से उनके ढेर सारे पार्टनरशिप्स हुए जो कि बाद में ख़त्म हो गए, बेकार हो गए। उनके ऊपर लॉ सूट भी हुआ, लोगों ने उनके ऊपर केस किया था। और मिल्टन ने ये कहा था कि हम लोग का एक बहुत बड़ा सा ऑफिस है जो कि ऑफ ग्रिड है, मतलब गवर्नमेंट से बिजली हम नहीं लेते हैं, हमारे पास खुद की सोलर पैनल 3.5 मेगावाट का बिजली का अपना खुद का सिस्टम है जो हमारे हेडक्वार्टर में सप्लाई करता है। ऐसा कुछ था ही नहीं, ये झूठ था। आई कुड लिस्ट मैनी मोर डैमिंग assertion मेड बाय हिंडनबर्ग in its lengthy report, but suffice to say that the future seemed bleak for Nikola। हमारे पुलक प्रसाद कह रहे हैं कि मैं इस तरह से ढेर सारी उनके झूठों की लिस्ट बना सकता हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि इन सब बातों से निकोला का जो फ्यूचर था बहुत ही ख़राब दिखाई दे रहा था। ट्रेवर मिल्टन रिजाइंड विद इन फ्यू डेज ऑफ द रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के कुछ ही दिनों बाद ट्रेवर मिल्टन ने रिज़ाइन कर दिया एंड GM एंडेड इट्स पार्टनरशिप डिस्कशन विद द कंपनी। और GM का जो उनके साथ पार्टनरशिप हो रहा था वो भी ख़त्म हो गया। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन SEC एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस लॉन्च्ड देयर ओन इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद गवर्नमेंट की संस्थाएं SNE सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपने खुद के इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। अनसरप्राइजिंगली द स्टॉक प्राइस स्टार्टेड क्रैशिंग। और ताजुब नहीं होना चाहिए कि इनका स्टॉक प्राइस धड़ धड़ गिरने लगा। हियर इज़ माई क्वेश्चन फॉर यू। ये सब बातें आपने सुन ली, अब ऑथर बोल रहे हैं, अब मेरा सवाल आपसे, व्हाट डू यू थिंक निकोलाज मार्केट वैल्यू वॉज एट द एंड ऑफ December 2020, 3 months आफ्टर द हिंडनबर्ग एक्सपोजे। तो सवाल ये है कि बताइए, ये एक्सपोजे जब हो गया
उनको सब झूठ बता दिया गया। उसके 3 महीने बाद दिसंबर 2020 में हिंडनबर्ग का मार्केट वैल्यू क्या, नहीं, निकोला का मार्केट वैल्यू क्या रहा होगा? रिमेंबर दैट द कंपनी हैड नो बैटरी और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी एंड नो प्रोटोटाइप. Its founder had exited ignominiously. हाँ, ignominiously. इनके पास कोई बैटरी नहीं थी, कोई फ्यूल सेल की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इनके पास कोई प्रोटोटाइप नहीं था, और इनके जो फाउंडर हैं वो बड़े ही बेवकूफ़ तरीके से निकाल दिए गए थे, छोड़ दिया था. जीएम ने भी अपना पार्टनरशिप ख़त्म कर दिया था और गवर्नमेंट इनके खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन कर रही है. माई आंसर वुड बी क्लोज टू ज़ीरो. तो मेरा आंसर यही होगा, अगर कोई मुझसे पूछता है कि इस कंपनी की क्या वैल्यू होगी, ज़ीरो होगी. नो, इट वॉज $6 बिलियन. उस समय भी इसकी कीमत थी $6 अरब. द हिंडनबर्ग रिपोर्ट अपीयर्ड टू बी फैक्ट बेस्ड. ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी वो एकदम सच्ची लग रही थी, सच्चाई के ऊपर बेस्ड थी. दे बैक्ड अप ऑलमोस्ट ऑल देयर असर्शंस विद डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियोज़ एंड इंटरव्यूज़. इन लोगों ने जो अपना वीडियो बनाया, इन्होंने जो अपना ये आर्टिकल लिखा था उसमें डॉक्यूमेंट्स लिखे, सही डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ छापे थे. आई एम इन नो पोजिशन टू डबल चेक देयर रिसर्च. आज मेरे पास, ऑथर कह रहे हैं, मेरे पास ये टाइम नहीं है और इतना बूता नहीं है कि मैं उनको जो भी इन्होंने लिखा है उसको क्रॉस चेक करूँ, डबल चेक करूँ. However, the fact that Milton resigned and GM terminated the partnership seemed to indicate that the reasonable portion, if not all, of the report was credible. लेकिन दो चीज़ें कह सकती हैं, दो चीज़ों की वजह से हम लोग मान सकते हैं कि ये सारी की सारी रिपोर्ट हिंडनबर्ग की सही थी. एक तो उसके मिल्टन ने, सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया था, और दूसरा जीएम ने भी अपना पार्टनरशिप ख़त्म कर दिया था. तो सब कुछ नहीं तो काफ़ी कुछ गलत उसका सही था. इफ़ सो, हाउ डज़ वन एक्सप्लेन $6 बिलियन वैल्यूएशन फॉर अ कंपनी लाइक निकोला? अगर ये सब सच है तो फिर आप निकोला की 6 बिलियन की वैल्यूएशन को कैसे एक्सप्लेन करते हो? दैट्स अनफेयर. ये तो गलत है. बिकॉज आई डाउट एनीवन फुल्ली अंडरस्टैंड्स हाउ कंपनीज आर वैल्यूड. और ये इसलिए क्योंकि मेरे हिसाब से किसी को भी, ज़्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कंपनीज की वैल्यू कैसे होती है. मेरे लिए भी बहुत ये रिवीलिंग था ये वाला टॉपिक जब मैंने पढ़ा. इसका आंसर है थीमेटिक इन्वेस्टिंग. लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो थीम्स के बेस पर इन्वेस्ट करते हैं. द थीम बीइंग न्यू एज ऑटोमेटिव कंपनीज विल रूल द वर्ल्ड. थीम ये था कि जो नई न्यू एज ऑटोमेटिव कंपनीज होंगी, जैसे टेस्ला है या निकोला जैसे ये आई है, वो दुनिया पर राज करेंगी. ऑटोमोटिव टेक स्टार्टअप्स हैव बीन इन रेज सिंस 2020. ऑटोमेटिव जो टेक स्टार्टअप्स हैं, टेस्ला जैसी कंपनीज, ये बहुत जोर शोर से आगे बढ़ रही हैं सिंस 2020. कुछ नया इनोवेशन आ रहा हो, नया थीम लेकर के, जैसे फ़ोन में आईफोन है या एंड्रॉयड फ़ोन है और यहाँ पर ग्रीन एनर्जी है. तो ये लोग कह रहे हैं कि ये थीम बहुत तेज़ी से पिकअप करेगा. According to an article in Financial Times in January 2021, these companies had amassed market value of 60 billion, but most had not generated a single dollar of revenue. एक आर्टिकल के हिसाब से ये सारी की सारी इस थीम की न्यू एज ऑटोमेटिव कंपनीज, इस थीम की कंपनीज का जो मार्केट वैल्यूएशन था $60 बिलियन था, जबकि उनके पास $1 का भी रेवेन्यू नहीं था. मतलब उनकी गाड़ियाँ बनकर बिकी नहीं थी. And why didn't they have any revenue? Because like Nikola, they didn't even have a product. और ये ज़्यादातर कंपनीज के पास रेवेन्यू क्यों नहीं था? क्योंकि निकोला की तरह इनके पास भी कोई प्रोडक्ट नहीं था. द पॉपुलर सेइंग फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन इज टेलर मेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ न्यू एज ऑटोमेटिक स्टार्टअप्स. ये एक बहुत फेमस सेइंग है, सच्चाई झूठ से ज़्यादा अजीब होती है. फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन. तो ये चीज़ आप यहाँ मान सकते हैं कि जो न्यू एज ऑटोमेटिव स्टार्टअप्स होती हैं वो फिक्शन पर उनकी वैल्यूएशन होती है, इमेजिनेशन पर. The Financial Times article named 9 listed startups, the largest of which was QuantumScape, valued at $19 billion. इसमें 9 listed companies थी जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूबल थी QuantumScape, जिसकी वैल्यू थी $19 billion. The company projects its first revenue of $14 million in 2024. ये बात हो रही है 2021 की. उसके 3 साल बाद इस कंपनी का जो पहला रेवेन्यू आता है वो $14 मिलियन का आता है.
28 just 4 years after generating its first revenue, the company expects to touch 10 billion revenue. और इसके ये लोग 2020 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 साल बाद इनका 14 मिलियन होगा और उसके 4 साल बाद 10 बिलियन। अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सॉरी ये रेवेन्यू है भी नहीं, ये लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इनका रेवेन्यू 2024 में 14 होगा, 2028 में 10 बिलियन डॉलर होगा। ये सब भैया कल्पना है। As a matter of comparison, after recording its first revenue in 2008, Tesla took 9 years to cross 10 billion. और वहीं पर कॉन्ट्रास्ट के लिए टेस्ला ने जो सबसे पहला रेवेन्यू उठाया था 2008 में, उसके 9 साल बाद उनका 10 बिलियन हुआ। एंड रिमेंबर दैट टेस्ला हैड द लायंस शेयर इन द मार्केट इन दोज ईयर्स। और आपको ये भी बता दें, ये जो न्यू एज ऑटोमेटिव कंपनी है उसमें टेस्ला के पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। The Quantum Escape website proclaims that the company's mission is to revolutionize energy storage to enable sustainable future. Its investors range from blue-blooded venture capital firm like Kleiner Perkins and Lightspeed to car companies like Volkswagen and SAIC. क्वांटम स्केप का जो वेबसाइट है वो कहता है कि हम पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज कर देंगे एनर्जी का स्टोरेज और सस्टेनेबल फ्यूचर होगा, पेट्रोल से कुछ काम नहीं होगा हमारे यहाँ। और इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो ब्लू ब्लडेड, मतलब जो सबसे अमीर लोग हैं, जैसे क्लीनर पार्किंस या लाइट स्पीड, ये लोग कार कंपनीज और प्लस कार कंपनीज, वोल्क्सवैगन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज, SAIC जैसी कंपनीज, इनके इन्वेस्टर्स हैं। मतलब बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, ये सब के सब VCs हैं और कार की कंपनीज हैं। एंड देर आर मेनी अदर्स लाइक Hyliion's market value was 2.6 billion and it was planning to manufacture hybrid trucks. और भी कुछ कंपनीज हैं, हम लोग तो नाम भी नहीं जानते। Hyliion जिसकी मार्केट वैल्यू थी 2.6 बिलियन और ये लोग हाइब्रिड ट्रक बनाने वाले थे। Velodyne Lidar 3.9 बिलियन, सेंसिंग सोल्यूशन फॉर ऑटोमेटिक व्हीकल्स, और ये लोग नया नया सोल्यूशन लाने वाले थे। Velodyne Lidar 3.9 बिलियन डॉलर की कंपनी थी जो नया कुछ सोल्यूशन लाने वाली थी ऑटोनोमस व्हीकल में, मतलब ऑटोमेटिक कार्स में। फिस्कर 4.1 बिलियन की थी जो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली थी। लुमिनर टेक्नोलॉजीज 10.1 बिलियन डॉलर की जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी, मतलब ऑटोमेटिक कार पे। कैनो 4 बिलियन की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनने वाली थी। एंड यू गेट द पिक्चर। तो इस तरह से ढेर सारी अलग अलग कंपनीज हैं जो अरबों की कंपनीज हैं, तो आपको पिक्चर समझ में आ रही है। A foolproof method of checking the interest level in a concept or theme is to analyze Google search using Google Trends. अगर आपको इन्वेस्टर्स का कितना इंटरेस्ट है किसी कंपनी में या किसी थीम में, तो आपको गूगल में जाकर के गूगल ट्रेंड्स सर्च करना चाहिए। If you do so for the term electric vehicle between 2014 to 19 in US, you will see relatively flat trend. अगर आप 2014 जनवरी से लेकर जनवरी 2019 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्च करेंगे तो ट्रेंड फ्लैट था, बहुत ऊंचा नहीं था। हाउ एवर टू जनवरी 2019 एंड फरवरी 2021, केवल 2 साल के अंदर द इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्वाड्रिपल्ड, 4 गुना हो गया लोगों का इंटरेस्ट। नाउ चेक आउट द डेट्स ऑफ कंपनीज जस्ट मैंशनड वेंट पब्लिक। तो अब देखिए ये जो कंपनीज हैं जो पब्लिक हुई थी उसका डेट देखिए, जून 20, सितंबर 20, अक्टूबर 20, अक्टूबर 20, नवंबर 20, दिसंबर 20, दिसंबर 20। निकोला, Velodyne, Lidar, Fisker, Hyliion, QuantumScape, Cano, Luminar, ये सब की सब उस टाइम पर लिस्टेड हुई थी स्टॉक मार्केट में। नहीं, ये कह रहा है इन लोग को देखो, चेक आउट द डेट्स दैट कंपनीज जस्ट मेंशन्ड वेंट पब्लिक। ये वो डेट्स थी जब इंटरेस्ट आया पब्लिक का इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उसी समय ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंपनीज पब्लिक हुई। अमीरों को जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है उसके नाम से कंपनी बना देते हैं, स्टॉक मार्केट में डाल के उसके ऊपर खेला खेलना शुरू कर देते हैं। प्रोडक्ट आएगा, जब आएगा तब देखा जाएगा, उसके पहले हम कमा लेंगे और शायद पैसा निकाल भी लेंगे। आई डोंट नो इफ द IPOs ऑफ दीज कंपनीज इंक्रीज द इंटरेस्ट लेवल इन द सर्च टर्म्स और वेदर द इंक्रीज सर्चेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वर द लीडिंग इंडिकेटर ऑफ पब्लिक लिस्टिंग। ऑथर कह रहे पता नहीं, IPO आया इसलिए लोगों ने सर्च करना शुरू किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सर्च बढ़ा इसलिए IPO आया, पता नहीं क्या था। मे बी दे जस्ट फेड ईच अदर इन पॉजिटिव फीडबैक लूप। शायद ये दोनों ने एक दूसरे को पॉजिटिव फीडबैक लूप में फीड किया। वॉट एवर द केस मे बी, एज यू कैन सी देर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन द थीम ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड द IPOs ऑफ दीज बिजनेस। जो भी हो, एक चीज़ तो क्लियर है कि एक थीम है इलेक्ट्रिक व्हीकल का और उसका IPOs का, दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है।
अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सिमेट मैकेनिज्म एट वर्क। तो एक तरह से अगर मेरा इंटरेस्ट है तो कंपनी वैल्यूएबल है। जैसे आपके लिए कोई बहुत अच्छी किताब आपको लगता है कि बहुत अच्छी किताब है, वो महंगी भी मिलती है तो आप उसको ख़रीदना चाहेंगे या किसी भी हालत में उसको प्रिंट आउट करना चाहेंगे। वो किताब पढ़ी नहीं है आपने, खाली उसका रिव्यू पढ़ा है, लेकिन आपको अच्छी लगी तो आप उठा लेंगे। इन एडिशन, January 2021, there were at least 8 or 10 more private startups ready to go public, all with obvious sounding names like ChargePoint, EVgo, Lightning E-Motors, Lion Electric and Motive Power System। और इसी के साथ और भी कुछ कंपनीज थी जिनका नाम ऐसे ही था जो बिजली से चलने वाली कारों का हो सकता है, जैसे कि ChargePoint, EVgo, Lightning E-Motors, Lion Electric and Motive Power System। If market value of the listed companies holds, I bet that in the next few years there will be a dozen more listed companies with the theme। अगर किसी कंपनी का मार्केट वैल्यू होल्ड करता है, मतलब वो कंपनी चाहे प्रोडक्ट बनाए चाहे ना बनाए, अगर ये कंपनीज भी लिस्ट हो जाएं स्टॉक मार्केट में तो इनका भी रेट बढ़ता जाएगा कुछ ही सालों में। These companies valued at billions, not even millions in revenue, epitomize investment strategies based on proximate themes। ये जो कंपनीज हैं जिनकी वैल्यू बिलियंस मानी जा रही है, मिलियंस नहीं, अभी तक इनके पास रेवेन्यू नहीं है, ये दिखाती हैं किस तरह से लोग प्रॉक्सिमेट थीम्स पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लाइक एवरी प्रॉक्सिमेट थीम बिफोर एंड सिंस द ऑटोमेटिव टेक थीम हैज़ 3 प्रॉपर्टीज। जैसे कि कह रहे हैं हर एक प्रॉक्सिमेट थीम में शुरू में और उसके बाद से ऑटोमेटिव टेक की तरह 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब कि अगर वो थीम में ढेर सारे लोग कंपनी बनाने वाले हैं और शायद घपला होने वाला है, बहुत पैसा आने वाला है, तो 3 चीज़ें होती हैं। उसमें से एक चीज़ हमने पढ़ा है, टैम। जैसे हमारे ब्लिट्ज स्केलिंग सीरीज़ में रीड हॉफमैन कहते हैं, भैया अगर इन्वेस्टर से पैसा चाहिए तो टैम बड़ा होना चाहिए। टैम मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। दूसरा पॉइंट कि वो लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, सिंपल टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। एंड तीसरा एक्शनेबल होना चाहिए कि उसके ऊपर कुछ काम किया जा सके। फर्स्ट टाइम एवरी थीम I have encountered since the start of my investing career 1998 plays an enormous role size of addressable market। बोलते हैं जिस भी थीम में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, जब से मैंने शुरू किया 1998 में इन्वेस्टमेंट करना, तब से मैंने देखा है टाइम बहुत बड़ा होना चाहिए। जैसे कार का टाइम बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। हम लोग आईफोन के बारे में सोचते हैं, आईफोन की कीमत है 50,000 1 लाख रुपए, और उसको ख़रीदने वाले बहुत से लोग हैं। भाई दुनिया में शायद 1 करोड़ लोग खरीदें या 10 करोड़ लोग खरीदें, उतने ही लोग कार भी खरीद सकते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन आता है 1 लाख का और कार आती है 50 लाख की, 1 करोड़ की, तो सोचिए कितना बड़ा टाइम है उनका। एंड द साइज इज यूजुअली सो लार्ज दैट इट dwarfs द बिजनेसेस करंटली ऑपरेटिंग इन दैट इंडस्ट्री और थीम। और ये साइज टाइम इतना बड़ा है, लोग बोलेंगे अरे तुम्हें पता है $1 ट्रिलियन की मार्केट साइज है और तुम तो खाली 1 बिलियन की कंपनी बनाए हो, 6 बिलियन की कंपनी बनाए हो, तो वो उसके सामने ये इंडस्ट्री जो कंपनी बन रही है वो छोटी दिखेगी। नो वंडर इट इज़ यूजुअली द मोस्ट साइलेंट प्रॉक्सिमेट कॉज अ थीम गॉन वाइल्ड। तो इसलिए बहुत आप ताज्जुब मत मनाइए कि साइलेंट प्रॉक्सिमेट कॉज की वजह से चीज़ें वायलेंट हो जाती हैं, वाइल्ड हो जाती हैं, पागलपन हो जाता है। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको भी लगेगा यार क्या शायद मुझे कुछ धोखा हो रहा है क्या, शायद मैं मार्केट के बारे में समझ नहीं रहा हूँ क्या, बट लोग पागलों की तरह उसका रेट बढ़ा रहे हैं। मार्च 2021 UBS report touted the zero emission trucking market as potentially 1.3 trillion in size and current manufacturers and startup raced to grab the dominance। 2007 में UBS में रिपोर्ट आई थी, 2021 में मार्च में एक रिपोर्ट आई थी जो बोलता है ज़ीरो एमिशन ट्रकिंग मार्केट, मतलब जो ट्रक जिसमें से कचरा नहीं निकलेगा, धुआं नहीं निकलेगा, उसका मार्केट साइज़ $1.5 ट्रिलियन का है। और फिर जो लोग मार्केट ट्रक्स बनाते हैं वो दौड़ दौड़ करके कंपनी बनाना शुरू कर दिया कि हमको 1.5 ट्रिलियन का पैसा चाहिए। टेस्ला विच डिड नॉट इवन मैन्युफैक्चर ट्रक इन मार्च 2021 हैड रेवेन्यू ऑफ ओनली 32 बिलियन इन 2020। और टेस्ला भी दौड़ा, ट्रक का एक प्रोटोटाइप बना करके सबके सामने स्टेज पर हथौड़े से अपना ट्रक तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने अभी तक रेवेन्यू उसका $32 बिलियन था। इन माई एक्सपीरियंस देर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम
विथ चेजिंग प्रॉक्सिमेट थीम बेस्ड ऑन टाइम। ऑथर कहते हैं अगर कोई कंपनी इस तरह से टाइम के पीछे भागती है तो केवल एक ही प्रॉब्लम है, और पता है क्या है वो? इट्स यूजलेस। बकवास है। इट मेक्स एस्ट्रोलॉजी बेस्ड फोरकास्ट्स लुक रिस्पेक्टेबल। इससे तो अच्छा होगा आप लोगों के एस्ट्रोलॉजी को देख करके फोरकास्ट करो टाइम के बजाय। टाइम इज पॉइंटलेस बिकॉज इट डज नॉट टेल अस वेदर एनी प्रॉफिट विल बी मेड एंड इवन इफ अ बिजनेस कैन बी प्रॉफिटेबल। टाइम बहुत बड़ा साइज है, ठीक है, लेकिन उससे आपको यही नहीं मालूम पड़ेगा कि प्रॉफिट भी बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ पैसा आएगा कि नहीं आएगा। टाइम इज साइलेंट ऑन हु विल मेक दैट मुल्ला। टाइम ये साफ साफ नहीं बोलता कि मुल्ला कौन बनाएगा। मुल्ला जानते हैं किसको बोलते हैं? पैसे को। मुल्ला पैसा होता है। तो टाइम से ठीक है आप बहुत बड़े मार्केट में घुस रहे हैं, लेकिन पैसा आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे कुछ क्लियर नहीं है। वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइम्स इज दैट ऑफ अपैरल्स एंड फुटवेयर्स। एक बहुत बड़ा टाइम है कपड़ों का और जूतों का। द यूएस मार्केट फॉर अपैरल एंड फुटवेयर इज $370 बिलियन। यूएस का जो मार्केट है कपड़ों का और जूतों का $370 बिलियन का है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हार्डेस्ट प्लेस टू मेक मनी। प्लस ये बहुत मुश्किल जगह है जहाँ पर आप पैसा बना सकते हैं। द लैक ऑफ रोबस्टनेस ऑफ दिस इंडस्ट्री was also evident during the pandemic when scores of apparels and footwear companies declared bankruptcies। और जब बैंक ये आई कि कितना ख़राब कंपनीज यहाँ पर हैं, बहुत सी इंडस्ट्री में कंपनीज हैं जो रोबस्ट नहीं हैं, इसलिए जब पैंडमिक आया तो ढेर सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई। ब्रुक ब्रदर्स, सेंट्रिक ब्रांड, सेंचुरी 21, जी स्टार, जेसी पेनी, जे क्रू, जॉन वेरवाटोज, नीमैन मार्कस, टेलर्ड ब्रांड्स एंड मेनी मोर। Someone forgot to tell these companies that their time would save them। किसी ने शायद उनको बताया नहीं कि उनका टाइम उनको शायद बचा लेगा। टाइम के पीछे भाग रहे थे लोग, बेवकूफ़ बेचारे। Even pre-pandemic, most apparel brands struggled to grow and make a decent income। पैंडमिक के पहले भी बहुत सी जो ब्रांड की कंपनी थी, कपड़ों की कंपनी थी, वो पैसा नहीं बना रही थी। टेक एग्जाम्पल ऑफ द वेल नोन ब्रांड लाइक गैप। आप गैप का एग्जाम्पल लीजिए। इट हैज़ंट ग्रोन इन यूएस सिंस 2007। 2007 से इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद भी यूएस में ग्रो नहीं हुआ है। विथ सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट एट 15 to 16 बिलियन एंड इट अचीव्ड इट्स पीक नेट इनकम 1.3 बिलियन बैक इन 2014। इनका जो सबसे हाईएस्ट इनकम था 2014 में था 1.3 बिलियन, और उसके बाद से ये फ्लैट 15 से 16 बिलियन ही है। गेस रेवेन्यू फ्लक्चुएटेड बिटवीन 2 बिलियन टू 2.6 बिलियन 2009 to 20, और उसके बाद से इनका जो रेवेन्यू केवल फ्लक्चुएट किया है 2 बिलियन से 2.6 बिलियन तक, 9 से 20 तक। एंड इट्स ROCE हैजंट क्रॉस्ड 10% सिंस 2016, और इस कंपनी का ROCE भी 10% से ऊपर नहीं गया है। Abercrombie and Fitch's revenue in 2006 was 3.3 बिलियन। एक कंपनी है Abercrombie and Fitch, उसका रेवेन्यू 2006 में $3.3 बिलियन था, and it grew only 3.6 billion in 2019। 6 से 19 मतलब 16, 17, 18, 16 नहीं 10, 3, 13 साल में मात्र 3.3 से 3.6 हुआ। It too has not earned more than 10% ROCE since 2014, और इसका भी 2014 के बाद से ROCE 10% से ऊपर नहीं गया है। The total global market for apparel and footwear is about 1.9 ट्रिलियन, अ कोलोसल टाइम। पूरी दुनिया में अगर आप टाइम देखें कपड़ों का और जूतों का, वो 1.9 ट्रिलियन डॉलर है, इतना बड़ा टाइम है। बट द ओनली अपैरल कंपनीज दैट सीम टू कंसिस्टेंटली ग्रो देयर सेल्स एंड चर्न प्रॉफिट आर H&M, यूनिक्लो एंड ज़ारा। और इस पूरे टाइम में खाली यही बेचारी 3 कंपनीज हैं जो पैसा बना पा रही हैं, H&M, यूनिक्लो और ज़ारा। अदर इंडस्ट्रीज लाइक एयरलाइंस, रेस्टोरेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, रिटेलिंग आर द सेम। और इसी तरह से और भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे एयरलाइन है, रेस्टोरेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री, बैंकिंग की, रिटेलिंग की, वहाँ पर भी यही हाल। टाइम बहुत बड़ा है लेकिन लोग पैसा नहीं बना रहे हैं। देयर टाइम्स आर क्वाइट हाई बट मोस्ट इंडस्ट्री प्लेयर्स डोंट मेक एनी मनी। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टाइम टू अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? तो फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए टाइम का क्या फ़ायदा? देखना ही बंद करो। अजीब चीज़ है। एक सीरीज़ में हम पढ़ा रहे हैं टाइम देखो, दूसरी सीरीज़ में बता रहे हैं टाइम मत देखो। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको टाइम नहीं देखना है। अगर आप बिजनेस करने की शुरुआत कर रहे हैं तो भी आपको टाइम नहीं देखना है।
आपको टाइम के साथ साथ ये देखना है कि क्या उस टाइम में पैसे बनाए जा सकते हैं कि नहीं। द सेकेंड रीजन फॉर सिलेक्टिवनेस ऑफ प्रॉक्सिमेट थीम इज सिंप्लिसिटी। दूसरा पॉइंट है लोग क्यों पागलों की तरह इस प्रॉक्सिमेट थीम पर इन्वेस्ट करते हैं, वो है सिंप्लिसिटी। इवन अ कैजुअल रीडर ऑफ अ बिजनेस न्यूज विल बी अवेयर themes like e-commerce, self-driving cars, infrastructure and biotech, fintech, food delivery, artificial intelligence, renewable energy। कह रहे हैं एक सिंपल कैजुअल रीडर जिसको कुछ भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है बिजनेस का, लेकिन जब वो न्यूज़ पढ़ेगा ई कॉमर्स, भाई ऑनलाइन सामान बेचा जाएगा, सीधे तुम्हारे घर पे आएगा, खूब पैसा बनेगा उसमें। रिन्यूएबल एनर्जी, अरे सोलर से ढेर सारा एनर्जी आती है, बनवा लो और खूब पैसा कमाओ। बिजली की कार, फिनटेक, नया फूड डिलीवरी सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ ड्राइविंग कार या बायोटेक, इस तरह के नामों को सुनते ही पब्लिक को लगता है अरे ये तो बड़ा आसान है कंपनी बनाना, इसमें लोगों को लगता है हम समझ गए। अनलाइक इकोनॉमिक फोरकास्टिंग विच इज़ फुल ऑफ जार्गन्स लाइक जीडीपी एंड मॉनेटरी सप्लाई, अ ले पर्सन कैन रिलेट टू थीम्स। वहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जीडीपी और मॉनेटरी सप्लाई। यहाँ पर कोई भी आदमी ले पर्सन हो वो भी थीम्स को समझ जाएगा। Anyone can understand what renewable energy is and the country needs a lot of infrastructure investment। किसी को भी समझ में आएगा यार रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, या पूरे देश में ढेर सारी बिल्डिंगें चाहिए, रोड्स चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। फॉर द ऑटोमेटिव टेक स्टार्टअप्स द सिंपल आर्गुमेंट गोज एज फॉलोज। ये जो $60 बिलियन की कंपनीज थी ढेर सारी, वहाँ पर बहस क्या होती है, ये है इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स विल कॉन्कर द वर्ल्ड। दो चीज़ें होंगी फ्यूचर में, सब कुछ बिजली से और वो भी ऑटोमेटिक। ये पूरी की पूरी सिस्टम को, सभी ड्राइवर्स को, सभी कारों को रिप्लेस कर देगा। एंड सिंस टेस्लाज मार्केट वैल्यू इज $700 बिलियन, शुडंट दिस थीम कैप्चर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वैल्यू इन द नियर फ्यूचर। और देखिए उसी आपके सामने वही टेस्ला की कंपनी ये बता रहे हैं $700 बिलियन, जो कि एक टाइम पर $1 ट्रिलियन हो चुकी थी। अब बोलेंगे ये तो बात सच है, हमारे आँख के सामने प्रूफ है। एंड इफ सो वाई शुडंट अ स्टार्टअप बी वैल्यूड एट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और अगर ऐसा है तो एक स्टार्टअप को बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों नहीं वैल्यू हो जाए। द प्रीमाइस इज सिलेक्टिव बिकॉज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये प्रीमाइस इतनी पसंदीदा क्यों है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा सीधा साफ दिखाई देता है। तो ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, इट इज एक्शनेबल, कि ये इसके ऊपर आप कुछ कर सकते हैं। इफ यू बिलीव इन थीम दैट कस्टमर्स विल ऑर्डर मोर फूड सिटिंग एट होम बिकॉज इट इज चीपर एंड ईजियर दैन डाइनिंग आउट, you can invest in DoorDash or Deliveroo। और थर्ड पॉइंट है it is actionable। If you believe in the theme that consumers will order more food sitting at home because it is cheaper and easier than dining out, you can invest in DoorDash or Deliveroo। अगर आप एक लेमैन हैं लेकिन आपके पास पैसा बहुत है और आपको लगता है कि लोग घर बैठ करके आराम से सस्ता खाना ऑर्डर करना चाहेंगे, तो आप DoorDash जैसी कंपनी या Deliveroo जैसी कंपनी में पैसा लगाएंगे। आर यू इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी विथ एक्चुअल रेवेन्यू? हेल टेस्ला। और अगर कोई बोलता है कि अच्छा बताओ कोई ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस थीम की कंपनी और पैसा भी कमा रही है, सामने देख लो, टेस्ला है ही। डू यू बिलीव इन द प्रोवाइडर ऑफ टेक्नोलॉजी रेदर देन द कार? वेलोडाइन लाइडर बिकन्स। और अगर कोई बोलता है कि अच्छा ये बताओ यार जो कंपनी आ रही नई वाली, उनके पास कोई नई टेक्नोलॉजी है? हाँ, वेलोडाइन लाइडर को देख लो। डू यू थिंक ट्रक्स आर बिगर अपॉर्चुनिटी? निकोला इज पाइनिंग फॉर यू। और अगर कोई बोलता है ट्रक्स, कितना ढेर सारी ट्रक्स का कीमत तो और महंगा है, वो तो 1-1 करोड़ की ट्रक्स मिलती है फॉरेन में, तो आपको लगता है कि वो ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो निकोला बोलेगा हम वही बनाएंगे आपके लिए। वाई डज इट मैटर दैट इट्स फाउंडर्स आर प्रॉब्ली अ शार्लटन? और इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसके जो फाउंडर्स हैं वो केवल आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बस आपको बिलीव होना चाहिए कि वो चीज़ है। आई डोंट नो वेयर द थीम ऑफ ऑटोमेटिव स्टार्टअप्स विल एंड इन 2025 और 30। वेयर द थीम ऑफ ऑटोमेटिव स्टार्टअप विल एंड इन 2025 और 30 मुझे पता नहीं। ऑथर कहते हैं कि ऑटोमेटिव स्टार्टअप्स का जो थीम है वो कब ख़त्म होगा, 2025 में या 30 में। वट आई डू नो based on the history of capital markets and new age technologies like railways and the internet is that this theme will face its comeuppance someday। लेकिन ऑथर बोलते हैं एक चीज़ मैं साफ साफ जानता हूँ, मैंने हिस्ट्री को देखा है कैपिटल मार्केट का, जो न्यू एज टेक्नोलॉजी, एक टाइम पर रेलवेज भी न्यू एज थी और एक टाइम पर इंटरनेट भी न्यू एज थी, कभी ना कभी तो उनका
कम अपांस आएगा, कम अपांस मतलब फटकार मिलेगी, नीचे गिरेगी। Many readers will not fondly remember the theme ascendant in the early 2000s that home prices will rise forever. बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि सन 2000 के समय सब लोग बोलते थे अरे यार घरों का रेट देखना दुगना चौगना 5 गुना होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। Any bank or financial company riding this theme was rewarded with increasing stock price. और अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी या कोई बैंक इस थीम पर पैसा लगाता था तो उसको ढेर सारा स्टॉक प्राइस में रिवॉर्ड मिलता था, स्टॉक प्राइस बढ़ते थे। नाउ वी नो दैट द होम प्राइसेस डोंट कीप राइजिंग। लेकिन अब हम सबको पता है कि होम प्राइस बढ़ते रहते नहीं हैं। प्राइसियर होम्स बॉट इन द हैवी बोरोइंग नीड्स टू फॉल इन प्राइस ओनली स्लाइटली फॉर अ पैनिक टू सेट इन। अगर आपने कोई महंगा घर लिया है उधार से तो एक टाइम के बाद उसका रेट गिरेगा, जैसे ही पैनिक हो जाएंगे उसका रेट गिरेगा। नो वन इन्वेस्टिंग इन द थीम होम्स आर अनबीटेबल इन्वेस्टमेंट। एक टाइम का थीम था कि जो घर हैं वो तो अनबीटेबल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अब उसमें कोई पैसा नहीं लगा रहा। कुड हैव इमेजिन्ड दैट द फॉलोइंग मार्क नेम्स वुड गो बैंकरप्ट और नीड ह्यूज बेल आउट्स। क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े नाम हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज, वो उनको बेल आउट चाहिए या बैंकरप्ट हो जाएंगे? लीमैन ब्रदर्स, उनका एसेट था 691 बिलियन। वॉशिंगटन म्यूचुअल, इसका एसेट था 328 बिलियन। सिट ग्रुप का 80 बिलियन। थॉर्नबर्ग मॉर्गेज का 39 बिलियन। जनरल ग्रोथ प्रॉपर्टीज़ का 30 बिलियन। और इस तरह से ढेर सारी कंपनीज थी जो थीम बेस्ड हाउस पर, घरों पर पैसा लगाती थी। इंडियन मार्केट इज़ नो डिफरेंट। ये तो फॉरेन का था, लेकिन इंडिया की मार्केट भी उससे बहुत अलग नहीं है। At various times since the start of my investing career in 1998, I have witnessed the following theme create and then destroy billions of dollars of value in the capital markets. जब से बोलते हैं मैंने काम शुरू किया है इन्वेस्टिंग में 1998 से, तब से मैंने देखा है ढेर सारे नए नए थीम्स बनते हैं और फिर वो पैसा बर्बाद करते हैं कैपिटल मार्केट का। रियल एस्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन की थीम, माइक्रो फाइनेंस की थीम, कंज्यूमर लेंडिंग, उधारी देना, टेक्नोलॉजी सर्विसेज की ढेर सारी थीम्स आती हैं, लोगों का पैसा लेती हैं, उसके बाद बैंकरप्ट हो जाती हैं। इन एडिशन until 2022 ऑन पेपर द फॉलोइंग थीम हैव क्रिएटेड बट नॉट येट डिस्ट्रॉयड। अभी ऑन पेपर बहुत सी थीम चल रही हैं जिसकी वजह से खूब मार्केट में पैसा आ रहा है, लेकिन अभी तक वो पैसा बर्बाद नहीं हुआ है, होने वाला है। जैसे कुछ इंडियन प्राइवेट मार्केट्स हैं जो एडटेक नाम की कंपनीज को पैसा लगाती हैं, फिनटेक, ई कॉमर्स, सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, लॉजिस्टिक्स, सोशल मीडिया जैसी थीम पर लोग पैसा लगाते हैं। बेस्ड ऑन हिस्ट्री मेनी ऑफ दीज कंपनीज विल क्रेटर। इतिहास बताता है, गवाह है कि इस तरह की बहुत सी कंपनीज कल को क्रेटर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जैसे कोविड में एडटेक का बहुत बूम था। अब गया। आई जस्ट डोंट नो विच वन और व्हेन। मुझे पता नहीं कौन सी कंपनी और कब कैसे खत्म होना शुरू होगी, लेकिन खत्म होगी। How should we separate the proximate cause from the ultimate ones when there is euphoria or bearishness in the theme? आखिर हम कैसे proximate cause को ultimate cause से अलग करें जब मार्केट में खूब हवा है, हल्ला है, यूफोरिया है या bearishness है थीम के बारे में? Unfortunately, I am not aware of the full proof method for doing so. बदकिस्मती से डॉक्टर पुलक प्रसाद कहते हैं मुझे नहीं पता कि कैसे हम ये चीज़ कर सकते हैं, बट हियर इज़ वॉट वी डू। लेकिन हाँ, हम लोग क्या करते हैं सुनिए। वी डिफाइन आवर यूनिट ऑफ एनालिसिस क्लियरली एज ए कंपनी। हम थीम को नहीं एनालाइज करते। हम जब भी एनालाइज करते हैं किसी यूनिट को तो हम कंपनीज को एनालाइज करते हैं, नॉट द इकोनॉमी, नॉट द मार्केट, नॉट द थीम। हम कभी इकोनॉमी को एनालाइज नहीं करते, मार्केट को एनालाइज नहीं करते, हम थीम को एनालाइज नहीं करते। वी केयर अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, नथिंग एल्स। हम केवल कंपनी का फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं, उसी के बारे में केयर करते हैं और किसी चीज़ को नहीं। वी हैव नेवर इन्वेस्टेड इन अ थीम एंड नेवर विल। हमने कभी भी किसी थीम में इन्वेस्ट नहीं किया है और ना ही तो करेंगे। अगेन, जस्ट टू बी क्लियर, आई एम नॉट इम्प्लाइंग दैट थीमेटिक इन्वेस्टमेंट इज़ फ्लॉड। मैं आपको फिर से बता दूं कि थीमेटिक इन्वेस्टमेंट गलत है, हम ये नहीं कह रहे हैं। मे बी सम फंड मैनेजर्स कैन डू इट सक्सेसफुली। वी वुड इफ़ वी कुड, बट वी कांट, सो वी वोंट। हो सकता है कुछ फंड मैनेजर्स सक्सेसफुली थीम्स में पैसा लगाकर कमा भी रहे हैं। हम भी अगर कर पाते तो हम करते, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम नहीं करेंगे। तो ये था प्रॉक्सिमेट कॉज थीम। इससे मुझे इतना क्लैरिटी आया कि फोकस करो,
कंपनीज पे फोकस करो, थीम से बचो। बल्कि जब धंधा बनाते हो तो एकदम उल्टा है, ये तीनों चीज़ ही ध्यान देनी चाहिए, और जब कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तब ये तीन चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जब धंधा बना रहे हो तब भी आपको कोशिश ये करना है कि फंडामेंटल पर फोकस करें। इसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि अपने कंपनी का खुद का आरओसी देखना शुरू करो। आपका कंपनी कितना परफॉर्म कर रहा है, अच्छा नहीं। दूसरा, प्रॉफिट कितना निकाल रहे हो शुरू से ही देखो।